प्रेम और ध्यान दोनों मुक्ति के द्वार हैं। मीरा ने प्रेम में लय होकर मुक्ति पाई और महात्मा बुद्ध ने ध्यान में निर्विकल्प होकर। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को किया संबोधित। कहा, भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक। बोले, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक, विकास, विकास और सिर्फ विकास। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं को आज सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 10 श्रेणियों में 46 विजेता किए जाएंगे सम्मानित। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में लेंगे भाग। संसदीय क्षेत्र कोटा के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीतकर अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम को दी बधाई। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने 18 साल के अंतराल के बाद हासिल किए गए ऐतिहासिक रिकर्व पुरुष स्वर्ण पदक पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने ये बात नई दिल्ली में छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान समारोह को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने देखा है कि 21वीं सदी के पिछले 25 साल कितनी तेजी से बीत गए हैं और एक के बाद एक कई चुनौतियां सामने आई हैं, फिर भी भारत की विकास को रोका नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक जीवंत भविष्य की ओर बढ़ रहा है। भारत न केवल एक उभरता हुआ बाजार है, बल्कि एक उभरता हुआ मॉडल भी है। साथियों, आपने देखा है कि बीते 4-5 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी का संकट आया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं से घिर गई। ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सारा विश्व एक निराशा की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद स्थितियां संभलना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो ऐसे में हमारी पड़ोसी देशों में उथल पुथल शुरू हो गई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है,
भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें, उनका ध्यान केवल विकास पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को निवेश आकर्षित करके और विकास को बढ़ावा देकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए। डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए। फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस बैठक की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैंने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बातचीत सार्थक और भविष्य को दिशा देने वाली रही। बैठक में आर्थिक संतुलन, विकासशील राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं, जीएसटी क्षतिपूर्ति के भविष्य, वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के न्याय संगत वितरण जैसे प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने आयोग को देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप एक आधुनिक और सक्षम वित्तीय ढांचा तैयार करने की सलाह दी। इससे पहले दिन में डॉक्टर पनगड़िया के नेतृत्व वाले 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है। भारत ने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करते हुए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार
2024 की घोषणा की है। ये घोषणा 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा की गई थी। पुरस्कार समारोह आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना तथा नवाचार पूर्ण पहलों को प्रोत्साहित करना है। इनका मकसद जल समृद्ध भारत का निर्माण करना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार न केवल जल प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं, बल्कि सरकारी निकायों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों के बीच साझेदारी को भी सुदृढ़ करते हैं। ये पुरस्कार सतत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का मंच प्रदान करते हैं और भारत की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। साथ ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने निर्देशित किया कि नियमित जन सुनवाई की जाए और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही बैठक में एरोसिटी, रामाश्रय भवन, विकास पथ, दिव्यांग पार्क, संविधान पार्क, किशोर सागर तालाब, कैथूनी पोल चौराहा, मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर, डाढ़ देवी मंदिर विकास, प्रवेश द्वारा निर्माण तथा आवासीय योजनाओं सहित शहर के विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारत और रूस अगले महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। ये निश्चित रूप से हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती एवं स्वरूप प्रदान करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के हालिया प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत शांति स्थापित करने की दिशा में हाल के प्रयासों का समर्थन करता है। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष इस लक्ष्य की ओर रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। This opportunity to meet today and our regular interactions, you mentioned 6 this year so far, have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global and multilateral issues. This particular occasion for me is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership.
We will also be exchanging views on the complex global situation with the openness that has always characterized our ties. This includes the Ukraine conflict, as also the Middle East and Afghanistan, amongst others. India supports recent efforts towards establishing peace. We hope that all parties approach that goal constructively. An early cessation of the conflict and ensuring of an enduring peace is in the interest of the entire international community. India-Russia ties have long been a factor of stability in international relations. Its growth and evolution is not only in our mutual interest, but also in that of the world. I look forward to our discussions this evening. Thank you. बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए कथित रूप से मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है। महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 78 वर्षीय आवामी लीग नेता को हिंसक दमन का मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना भारत में रह रही हैं। इससे पहले अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। अपनी प्रतिक्रिया में शेख हसीना ने कहा कि यह फैसला एक गैर अधिकृत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों के बाद भारत ने कहा कि उसने फैसले का संज्ञान लिया है और भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। भारत पड़ोसी देश में शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल रहे। बैठक के दौरान दिल्ली लाल किला विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हमारी सबकी साझी प्रतिबद्धता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के अब तक के रिकॉर्ड के अनुरूप दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढकर देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने खड़ा करेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि संवाद, सहयोग, समन्वय और पॉलिसी सिनर्जी के लिए क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता, कृषि और मत्स्य पालन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि हो रही है। बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे के मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम भारत के दृष्टिकोण को पूरा कर रही हैं। वहीं क्षेत्रीय परिषदें इस विश्वास के साथ इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कि सशक्त राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। क्षेत्रीय परिषदें 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई हैं। क्षेत्रीय परिषदें राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं। इनमें महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का कार्यान्वयन शामिल है। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें हुई हैं।
निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि घोषित की गई है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि एकीकृत मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि अगले महीने की 27 तारीख होगी। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 27 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 के बीच होगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 10 फरवरी 2026 होगी। आयोग ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और साथ ही कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। विशेष पुनरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति मतदाता के रूप में नामांकित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 10 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजों की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमारी तीरंदाजी टीम को बधाई। उन्होंने 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय 18 साल बाद मिला ऐतिहासिक रिकर्व पुरुषों का स्वर्ण पदक रहा है। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला और कंपाउंड वर्ग में खिताबों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया। ये वास्तव में एक बेहद विशेष उपलब्धि है जो आने वाले कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दुबई एयर शो 2025 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल, संयुक्त सचिव अमित सतीजा, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पवेलियन में स्वदेशी लड़ाकू विमान तकनीक, नेक्स्ट जेन रक्षा स्टार्टअप्स, आधुनिक एरोस्पेस नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने दुबई एयर शो में ब्रह्मोस मिसाइल स्टॉल का भी उद्घाटन किया। ब्रह्मोस इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जहाज़ों, मोबाइल लॉन्चर, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों पर तैनात की जा सकती हैं। इसके साथ ही ये भूमि और समुद्री दोनों लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि दुबई एयर शो का भारतीय पवेलियन भारत की रक्षा क्षमताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दर्शाता है। दुनिया भारत की रक्षा क्षमताओं की ओर देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हमारी स्वदेशी ताकत देखी। दुनिया हमारी रक्षा क्षमताओं, स्टार्टअप्स और हमारे निजी खिलाड़ियों को देख रही है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं दुबई एयर शो 2025 की कुछ खास झलकियों के साथ। आप ये झलकियां देखें। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।